गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला सीरीज, ठीक है ना। जीव विज्ञान सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें आपको बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी 9 सीरीज आपके पास जा चुकी हैं, अर्थात 225 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। आज इस सीरीज में आपको 226 से 230 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, है ना। 226 से 230 क्वेश्चन आपको करवाना है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना तो कतई ना भूलें, जिससे कि आपके हमारी प्रश्न श्रृंखला के सारे वीडियोस आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके और आप अपने कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि नीट, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, पैरामेडिकल, एटसेट्रा, किसी भी कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर हो सके, तैयार हो सके, ठीक है ना। आपको किसी भी सब्जेक्ट में जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट में आते हैं। हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं और आपको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से एक बनता है कि अगर हम पसीना बहा रहे हैं मेहनत करने के लिए, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद। आइए शुरू करते हैं सीरीज 10, जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला की सीरीज 10 शुरू करते हैं। और क्वेश्चन आपका पहला बनता है वो ये है कि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो ये यहां पे छूट गया, तो 2 घंटे में जीवाणु बनेंगे। अर्थात एक जीवाणु कोशिका हर 20 मिनट में विभाजित होती है, और तो कह रहा है 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। अब 20 मिनट के हिसाब से वो 6 बार विभाजित हो जाएगी 2 घंटे में, है ना। 20 मिनट के हिसाब से क्या हुआ, 120 मिनट, और 20 छक्का 120, है ना, ठीक है। तो 1 से 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इस प्रकार से आपके 64 जीवाणु बनेंगे। आए बात सुन में, कितने कैसे बताया कि पहले विभाजित होगी, उसके 20 मिनट में एक बार विभाजित होगी, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। बड़ी आसानी से आपके 64 जीवाणु बन जाएंगे 2 घंटे में। आया समझ में, 2 घंटे में 64 जीवाणु बनेंगे। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 227 पर कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आपका ये भी बढ़िया है। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे कैसी मदद मिलती है। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे कैसी मदद मिलती है। नंबर 1, परभक्षियों के विरुद्ध बचाव की कार्यवाही। परभक्षी जो शिकारी होते हैं उनके विरुद्ध वो अपने आप को बचाने का प्रयास करती हैं। नंबर 2, जीवों को सीमित रखने का उपाय करती हैं, यानी अपनी जनसंख्या में कंट्रोल करने का प्रभाव करती हैं। नंबर C, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन पैदा करती हैं। नंबर D है खाद्य की कमी की समस्या से निपटने का उपाय ढूंढती है, ठीक है ना। इन चारों में से कौन सा सही है, तो आपका C ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन करती हैं। रेगिस्तान में जल की कमी होती है, इसलिए रेगिस्तानी जीव जो है अपने मल को शुष्क रूप में निष्कासित करते हैं। 228 देखते हैं, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, ठीक है ना। लेफ्ट आर्योटा चाप इनमें दिखाई देता है। जल स्थलचर, यानी ये तो एम्फीबिया वर्ग हो जाएगा, जो जल और स्थल, स्तनपायी में मिलता है, सरीसृप में मिलता है, या फिर एवीज यानी पक्षियों में मिलता है, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी सही है। बायां महाधमनी चाप मैमल्स में मिलता है, स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 229 है, झींगे के हृदय में ऑक्सीजनित रक्त होता है, मिश्रित रक्त होता है, रक्त नहीं होता है यानी बिल्कुल ब्लड ही नहीं होता है, अथवा बी ऑक्सीजनित रक्त होता है। आपको बताना है कि झींगे के हृदय में कौन सा रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, मिश्रित रक्त होता है, या फिर ब्लड होता ही नहीं है, अथवा बी ऑक्सीजनित रक्त होता है। तो झींगे के हृदय में ऑक्सीजनित रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 230, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन है? पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो भैया कोई भी प्रणाली हो, उत्पादक और उत्पादक प्रोड्यूसर केवल ग्रीन प्लांट होते हैं। उन्हीं में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो पादप हो जाएगा। ठीक है ना। 231 पर कह रहा है कि अमरबेल यानी कसकुटा, इसका दूसरा नाम है कसकुटा, अमरबेल या कसकुटा क्या है? अधिपादप है। अधिपादप क्या होते हैं? जो दूसरे पेड़ के सहारे जी चढ़ते हैं, जो लिपट लिपट के, जैसे लौकी और तुरैया की बेल होती है। मरुद्भिद है यानी रेगिस्तान में उगने वाला है। परजीवी है, दूसरों पर आश्रित रहता है। पूर्तिजीवी है अर्थात एंटीसेप्टिक के रूप में काम आता है। तो अमरबेल जो होता है वो परजीवी होता है। 232, नीली हरी शैवाल किस समूह में सम्मिलित की गई है? ब्लू ग्रीन एल्गी को किस ग्रुप में मिक्स किया गया है, सम्मिलित किया गया है? यू बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, या फिर फफूंदी यानी फंजाई। तो आपको बता दें कि नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया समूह में सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। किसमें किया गया है? साइनोबैक्टीरिया समूह में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से ये 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 233 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 233 है, लंग फिश किसके बीच की लिंक है? लंग फिश मतलब इसके फिश में जो है फेफड़े पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये श्वसन क्रिया करती है, जिनके द्वारा यह श्वसन क्रिया करती है। तो कह रहा है किसके बीच की लिंक है, मतलब संयोजी कड़ी है। लिंक का मतलब संयोजी कड़ी होता है, और संयोजी कड़ियों का मतलब ये होता है कि कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनमें अपने से कम विकसित और अपने से अधिक विकसित जीवधारियों के लक्षण पाए जाते हैं, वो कहते हैं संयोजी कड़ी या लिंक। तो कह रहा है लंग फिश किसके बीच की लिंक है? आपको पता लगाना है कि लंग फिश किसके बीच की लिंक है। तो लंग फिश जो है सरीसृप और मैमल यानी स्तनधारी के बीच की संयोजी कड़ी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 234, हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है? हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है? केचुए का। उत्सर्जन अवयव से मतलब होता है उत्सर्जन अंग, जैसे कि मनुष्य में वृक्क यानी किडनी होते हैं उत्सर्जन अंग, उसी तरह इसमें किस जंतु में हरित ग्रंथि पाई जाती है, जिसे ग्रीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं? केचुए में, तिलचट्टे का, प्रॉन का, या घरेलू मक्खी? तो आपका ऑप्शन है प्रॉन का। प्रॉन का उत्सर्जन अवयव होता है। 235, समुद्री जीव हवा के संपर्क के बिना जल में कैसे जीवित रहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन आपका जो है ये बढ़िया है। क्या कह रहा है कि समुद्री जीव क्योंकि जल के अंदर रहते हैं, तो कह रहा है समुद्री जीव जल के अंदर कैसे जीवित रहते हैं, जबकि वो सभी जीवधारियों को यानी वायु यानी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो कह रहा है कैसे जीवित रहते हैं, यानी वो ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए, O2 की आवश्यकता नहीं होती, यानी उन्हें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। नंबर 2, जल से ऑक्सीजन ले लेते हैं। नंबर 3, अपने शरीर से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। नंबर 4, जलीय पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो जलीय जीव होते हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? गिल्स, क्लोम या गिल्स, और वो गिल्स की सहायता से जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो इस आधार पर
वो जल से ऑक्सीजन लेते हैं। 236 है, किसमें रक्त नहीं होता परंतु श्वास प्रश्वास करता है। मतलब ऐसा कौन सा जीवधारी है जिसमें ब्लड नहीं होता है लेकिन श्वसन क्रिया करता है, अर्थात श्वास प्रश्वास से मतलब सांस को अंदर लेता है और बाहर भी छोड़ता है। समझ आई बात की नहीं, कि ऐसा कौन सा जीवधारी है जिसमें ब्लड नहीं होता। तो हाइड्रा, कॉकरोच, मछली अथवा केचुआ। आपको बताना है इन चारों में से कि आपका आंसर हाइड्रा है, कॉकरोच है, मछली है या फिर केचुआ है। तो आपका जवाब होगा हाइड्रा। हाइड्रा ऐसा जीवधारी है जिसमें ब्लड नहीं होता परंतु श्वास और प्रश्वास क्रिया करता है, और यह है संघ सिलेंट्रेटा का जंतु होता है। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम निडेरिया भी होता है। 237 निम्न में किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय मतलब कहते हैं कि 3 चैम्बर होते हैं, 3 बेस्म होते हैं, 3 कक्ष होते हैं या 3 प्रकोष्ठ होते हैं। तो ऐसा कौन सा जीवधारी है। बंदर, ये आपका मैमल्स ग्रुप का है, इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मगर सरीसृप वर्ग का है। मछली, पिसीज नहीं, मेढक, मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 238 कह रहा है प्राणी कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अकार्बनिक संघटक है। प्राणी कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अकार्बनिक संघटक है। तो आपका सोडियम, पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा मात्रा में जल होता है। 239 निम्न में से किस पक्षी में दांत पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग में, आर्कियोप्टेरिक्स, पेंगुइन, तोता। केवल आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा पक्षी था, अब नहीं है जीवित, अब इसका केवल जीवाश्म मिला है हमें, ठीक है ना। तो आर्कियोप्टेरिक्स की चोंच में दांत होते हैं, बाद बाकी किसी पक्षी में दांत नहीं पाए जाते। ओके, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 240। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 240। कह रहा समुद्री सर्प कहलाता है कटल फिश। समुद्री सर्प यानी जल में रहने वाले सर्पों को क्या कहा जाता है। कटल फिश, डेविल फिश, हाइड्रोफिश या फिर सिल्वर फिश। तो आपको जवाब देना है कि समुद्री सर्प को क्या कहते हैं। कटल फिश, डेविल फिश, समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश के नाम से जाना जाता है। 241 पर कह रहा है कि पक्षियों की हड्डियां होती हैं ठोस, ठोस होती हैं, मजबूत व ठोस होती हैं, वातिल होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो पक्षियों की हड्डियां वातिल होती हैं। वातिल से मतलब होता है खोखली होती हैं, जिनमें वायु भरी होती है, और वायु भरी होने से क्या होता है कि उन्हें उड़ने में शरीर का भार कम हो जाता है और उड़ने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। आया समझ, ये होता है। 242 है निद्रा रोग पैदा करता है। अब निद्रा रोग कौन उत्पन्न करता है। ट्राइकोमोनास, ट्रिपैनोसोमा, लीशमानिया, प्लाज्मोडियम, यानी ये चारों प्रोटोजोआ प्राणी हैं और 4 के चारों रोग फैलाते हैं। ठीक है ना, 4 के चारों रोग फैलाते हैं। आपको यह बताना है कि निद्रा रोग कौन फैलाता है। ट्राइकोमोनास, ट्रिपैनोसोमा, लीशमानिया अथवा प्लाज्मोडियम। तो निद्रा रोग जो है वो ट्रिपैनोसोमा फैलाता है, और इसकी जो वाहक होती है, इसको वाहक, इसको बोलते हैं सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई, टी साइलेंट होता है, और यह रोग मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है ना, ये निद्रा रोग अफ्रीका में पाया जाता है। सीसी फ्लाई के काटने से ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस मनुष्य की बॉडी में पहुंच जाता है और उसे निद्रा रोग उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 243 निम्न में सर्वव्यापी रोग है। निम्न में सर्वव्यापी रोग है अमीबी पेचिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, फाइलेरियोसिस और इन्फ्लुएंजा। सर्वव्यापी से मतलब होता है विश्व के सभी भागों में पाया जाता है। कौन सा रोग है। अमीबी पेचिस, हेपेटाइटिस, फाइलेरियोसिस, इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा होता है, इसको चेचक या कहते हैं। ठीक है ना, ये विश्वव्यापी रोग है, अर्थात पूरे विश्व में पाया जाता है।
244 निम्न प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम है। ये प्राइमेट जीवधारी है जिनमें से कह रहा है कि कौन सबसे ज्यादा आधुनिक या मानव यानी हम लोगों का निकटतम प्राणी है या पूर्वज। ओरंगुटान, गोरिल्ला, गिब्बन, लंगूर। आपको बताना है कि कौन है। ओरंगुटान है, गोरिल्ला है, गिब्बन है या फिर लंगूर है। चलिए कोशिश करिए। ये आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं कि कौन सा होगा। आ रहा है भाई? आपका ये आंसर है गोरिल्ला। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कह रहा है जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है हाइड्रा को, फाइसेलिया को, ऑरिलिया को अथवा ओबिलिया को। 4 ऑप्शन है। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है हाइड्रा, फाइसेलिया, ऑरिलिया अथवा ओबिलिया। आपको चॉइस करना है। जेलीफिश के नाम से किसे जानते हैं? ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जानते हैं। 246 निम्न में कौन अंडे देता है वह सीधे बच्चे नहीं देता? देखिए, सीधे बच्चे देने का काम केवल और केवल स्तनधारियों का होता है। किसका? मैमल्स का होता है। और एक दूसरी पहचान बता देता हूं कि जिन जीवधारियों के बाहर कान दिखाई देते हैं ना, यहाँ पर इनके जिन जीवधारियों के कान बाहर दिखाई देते हैं वो सभी जीवधारी बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा ऐसा स्तनधारी है जो सीधे अंडे देता है और बच्चे नहीं देता? एकेडना, कंगारू, सेही, वेल। तो ये आपका आंसर है एकिडना। एकिडना ऐसा प्राणी है जो स्तनधारी होते हुए भी बच्चों को जन्म नहीं देता और अंडे देता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 247 इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22। फेरेटिमा पोस्टमा किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरेटिमा पोस्टमा ये आप लोग जानते होंगे, है ना? बहुत जाना माना नाम है। और ये इसे जो है हम दूसरी भाषा में बता दें कि इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अब आपको गेस लगाना होगा और मेरे ख्याल से गेस आ गया होगा कि फेरेटिमा पोस्टमा जो है केचुए का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 248 है निम्न में से किस एक जीवधारी में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से किस एक जीवधारी में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी, मकड़ी अथवा पिट वाइपर। ठीक है ना? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जीवधारी है जिसमें मादा मैथुन के परांत यानी कॉपुलेशन के पश्चात नर को मार देती है। तो आपका जो जवाब होगा वो ये होना चाहिए कि मकड़ी। 249 है हाइड्रा का प्रचलन अंग है। हाइड्रा का प्रचलन यानी हाइड्रा किस अंग के द्वारा मूव करता है, कैसे वो चलता है, ये आपको बताना है। कूटपाद, सीलिया, टेंटिकल्स, फ्लैजेला। तो भैया हाइड्रा में ना तो कूटपाद है, ना सीलिया है और ना ही फ्लैजेला है। हाइड्रा जो होता है हमारा कुछ इस तरह का प्राणी होता है। आप देख लीजिए, हम इसका डायग्राम बना रहे हैं और इस तरह से इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये टेंटिकल्स इन्हीं की सहायता से ये मूवमेंट करता है। और एक चीज होता है ये उल्टा होकर मूवमेंट करता है। ठीक है ना? यानी टेंटिकल्स ऐसे हो जाते हैं और ये जीवधारी ऐसे मूव करता है टेंटिकल्स की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 250 केचुए में कितनी आंखें होती है? बढ़िया क्वेश्चन है। केचुए में कितनी आंखें होती है? 1 होती है, 2 होती है, बहुत सारी होती है या फिर कोई भी नेत्र नहीं होता है? आपको बताना है कि केचुए में कितनी आंखें होती है। तो केचुए में भैया कोई भी नेत्र नहीं होता है। इस प्रकार आपकी ये सीरीज समाप्त होती है और इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 251 मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।